जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लास्ट के दो टॉपिक्स को है ना फ्रेंड्स। इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप जाके एक एक करके अच्छे से देखिए। अब ये पार्ट नंबर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। इस वीडियो में हम समझेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट नंबर 4, यानी कि जो पार्ट नंबर 4 है ना फ्रेंड्स, जिसमें हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। इससे बाहर क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं हमारे संविधान के अंदर, हम वो आज इस टॉपिक में इस वीडियो में अच्छे से एक करके डिस्कस करते हैं ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले अपने पास हमेशा हार्ड कॉपी खोल के होना चाहिए फ्रेंड्स। लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन जो है लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज्ड एडिशन, अगर आपके पास ये किताब नहीं है ना फ्रेंड्स, एटलीस्ट 6th एडिशन तो होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। फर्स्ट है फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 1950 जब हमारे संविधान बन के तैयार हुआ ना फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950, तब से अलग अलग सरकारों ने ना फ्रेंड्स, चाहे वो हमारे केंद्र में हो, सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट्स में हो, बहुत सारे राज्यों में ना बहुत सारे नियम कानून को बनाए फ्रेंड्स, और फॉर्मुलेट किया अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को, है ना। किस चीज़ को बनाया इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना। कुछ जो आपके लक्ष्मीकांत की किताब में वो हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बना था फ्रेंड्स, एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1950 में। किस लिए? कंट्री के पूरे पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए ना, इन प्लान मैनर, यानी कि प्लानिंग से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। एक पूरे प्लान बना के पूरे देश को क्या करना था, हमें डेवलप करना था ना। दैट्स वाई जो प्लानिंग कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, इसको बनाया गया 1950 में। अब ये जो प्लानिंग कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, क्या करना था, 5 ईयर प्लान्स बनाना था, यानी कि 5 साल के लिए एक प्लान को सेट करना था और उस प्लान को टारगेट करना था, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आज का जो 5 ईयर प्लान्स है ना, ये कौन सा 5 ईयर प्लान्स है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ना। अब सक्सेसिव 5 ईयर प्लान्स बनाए गए जब से हमारा प्लानिंग कमीशन बना 1950 में ना। अब एम क्या था 5 ईयर प्लान्स बनाने का? एम था सिक्योरिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। यानी कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस देना, देश के सारे नागरिकों को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, जो इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ है ना फ्रेंड्स, इसको रिड्यूस करना। तब जाके देश में हर कोई जो है ना फ्रेंड्स, इंडिविजुअल, हर इंसान क्या करेंगे, अपने हिसाब से तरक्की करेंगे ना। अब इसमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज़ जो है ना इनकम के अंदर, उसको बराबर करना होगा सबके लिए। अब जो अपॉर्चुनिटी है ना, एंड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसको डेवलप करना था। इसीलिए बनाया गया हमारे 5 ईयर प्लान्स, जो किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग कमीशन के अंदर 1950 में बना था, है ना। बट टाइम टू टाइम क्या होना फ्रेंड्स, 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस की गई और एक न्यू बॉडी को बनाया गया, जिसका क्या नाम था, नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आपसे एक सवाल करता हूँ फ्रेंड्स, नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है ना, वो कौन है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ना। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन 1950 बना था ना, उसके बाद 2015 में हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस की गई और दूसरा एक बॉडी लाया, जो अपने आप में थिंक टैंक है ना, थिंक टैंक जिसको हम बोलते हैं। नीति आयोग का क्या है, थिंक टैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह आप याद रखिए। ये हुआ फ्रेंड्स आपके फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या करना था, हमारे सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को ले गई, है ना। इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम जो है ना, वो क्या था, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था, 5 ईयर प्लान्स को सेट करना था सरकार को, है ना। उस हिसाब से हमारे देश को एक प्लान मैनर में डेवलप करना था। और 2015 में आपके प्लानिंग कमीशन के नाम को रिप्लेस किया, रखा नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपके फर्स्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है ना, आई होप फ्रेंड्स आपने किताब आगे खोल रखा होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारे सारे राज्यों ने, यानी कि भारत के सारे राज्यों ने क्या किया, स्टेट्स हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म्स लॉज टू ब्रिंग चेंज इन द एग्रेरियन सोसाइटी एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल मासेस। यानी कि हमारे बहुत सारे राज्यों ने, इंक्लूडिंग मतलब तकरीबन सारे राज्यों ने क्या किया ना फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म्स करने थे। क्योंकि
अब क्या था ना फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एस्टेट्स थे बड़े बड़े। अब क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स के यहाँ रूल थे फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास ज़मीन जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा तादाद में ज़मीन होता था ना। अब हमें सरकार को क्या करना था, गरीबों को भी ज़मीन को बांटना था। इस चीज़ को लेने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लॉज को, यानी कि लैंड रिफॉर्म को लेके नियम कानून पास किए। क्यों? एग्रीरियन सोसाइटी, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो है ना फ्रेंड्स, हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है ना, वो क्या है, एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी। उसको हमें क्या करना था, इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म लॉज को पास किया टाइम टू टाइम। अब उसमें क्या था ना फ्रेंड्स, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ज़मींदार्स, जागीरदार्स, इनामदार्स है ना। ये जो ज़मींदार थे, आपके जागीरदार थे, इनामदार थे, इनको क्या करना था, ख़त्म करना था। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़मीन होते थे, और वहाँ पे किसान जो है ना फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते थे, और उनको काम करा के है ना फ्रेंड्स मैक्सिमम जो रेवेन्यू होता था ना, ये जो आपके ज़मींदार, जागीरदार, इनामदार, ये लोग लेते थे ना। अब इस चीज़ को ख़त्म करना था, इसीलिए बहुत सारे राज्यों ने हमें लैंड रिफॉर्म लॉज को पास किया टाइम टू टाइम। टेनेंसी रिफॉर्म्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेनर, फेयर रेंट्स, ये है ना फ्रेंड्स टेनेंसी रिफॉर्म्स, जैसे बहुत सारे टेनेंसी रिफॉर्म्स भी लाए, जैसे आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेनर, फेयर रेंट्स, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, है ना फ्रेंड्स। आप जितना कितना उसके पास खेत ज़मीन होना चाहिए, ये सारे है ना फ्रेंड्स, ये लाया गया टाइम टू टाइम। तब जाके क्या करना था, हमें रूरल मास जो है ना फ्रेंड्स उसको इम्प्रूव करना था, और एग्रीकल्चर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब लाया गया ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमॉन्ग द लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था ना, सरप्लस लैंड यानी कि जिसके पास ज़्यादा होता था, अब उसको क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। जिन लेबरर्स के पास अपने पास ज़मीन नहीं होता था ना, गरीब किसान के पास, उनको क्या करना था, सरकार को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था। और क्या बनाया, कोऑपरेटिव फार्मिंग है ना, बहुत सारे किसान मिल के एकजुट होकर क्या करता था, कोऑपरेटिव फार्मिंग करते थे। तो ये सारे, और एक सेकंड प्रोग्राम हुआ हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना। बहुत सारे एक्ट पास हुए फ्रेंड, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट ऑफ 1970, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976, ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एंड वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923 एंड सो ऑन हैव बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लेबर सेक्शंस, यानी कि जो लोग यहाँ पे काम करते थे ना उन सेक्शंस को हमें क्या करना था, इम्प्रूव करना था, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट्स को टाइम टू टाइम पास किए गए, जो एक हमने डिस्कस किया ना। अब 2006 में हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया ना फ्रेंड्स, जो चाइल्ड लेबर है ना उसको बैन किया। और 2016 में क्या हुआ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1986 में पास हुआ था ना, उसको रीनेम रखा, उसका नेम चेंज करके क्या रखा, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो ये सारे एक्ट्स को पास हुआ फ्रेंड्स। बहुत सारे टाइम टू टाइम हमें इन एक्ट्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना देश के लिए। उसके बाद है ना फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसमें है ना मैन एंड वुमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जिसको हम बोलते हैं 1976, हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स। जो महिलाएं काम करते थे ना उनके लिए भी क्या करना था, उनके काम इंटरेस्ट को हमें क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे एक्ट पास हुए, ये भी अपने आप में एक प्रोग्राम्स थे ना। अब वेरियस मेजर है बिन टेकन, अब बहुत सारे मेजर्स ऐसे भी लिए जो हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, इसको हमें क्या करना था, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना था। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1956, अब नेशनलाइज किया 14 बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स को 1969 में, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस 1971, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स 1971 एंड सो ऑन। अब प्राइवेट पर्स के अंदर क्या होता था ना फ्रेंड्स, जो राजा उनको पैसे देते थे ना, उसको क्या करना था, हमें ख़त्म करना था। ये कब पास हुआ, 1971 में ना। तो ये है आपके प्राइवेट पर्स ऑफ 1971 सो ऑन। और इस तरह से बहुत सारे मेजर्स को ले ली गई। क्यों? क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स उसको अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करना था ना। अब उसके बाद और एक पास होते हैं फ्रेंड्स, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। इसको क्या करना था, एस्टेब्लिश नेशन वाइड टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल एड टू द पुअर
एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस। यानी कि अब जो गरीब जो बंदा होता है ना फ्रेंड्स, उसको कोर्ट का कुछ मसला होगा तो गवर्नमेंट सरकार हमें क्या करते हैं, उन गरीब इंसान को लीगल एड देते हैं। कोई वकील बनाना होगा वो सरकारी खर्चे से वो बनाते हैं ना। तो ये इस तरह से एक एक्ट पास हुआ फ्रेंड्स, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 है ना। बहुत सारे लोक अदालत को प्रमोट किया, क्यों, सबको इक्वल जस्टिस देना था सरकार को ना। अब ये जो लोक अदालत है जो है ना फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक आगे है, जो अब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसे स्टैट्यूटरी फॉरम फॉर कंसिलिएटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स है ना। लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, जो गरीब लोगों का जो प्रॉब्लम्स होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या बनाया, लोक अदालत बनाया उनके लिए। तब जाके सरकार को सबको क्या देना था, एक इक्वल जस्टिस। अब इसको जो है ना फ्रेंड्स, लोक अदालत को क्या दिया, बाद में स्टेटस मिला सिविल कोर्ट में ना। अब इट्स अवार्ड आर इन्फोर्सेबल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड फाइनल एज टू नो अपील लाइज बिफोर एनी कोर्ट अगेंस्ट देम है ना। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे अब क्या करते थे, जैसे कोई गरीब का प्रॉब्लम होता है तो वो इस चीज़ को लेके लोग अदालत में जा सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे हुआ फ्रेंड्स आपके लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 में ना। तो इसमें भी अपने आप में एक प्रोग्राम था। अब और एक प्रोग्राम था फ्रेंड्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड बनाना था हमें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, क्वायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड सो ऑन have been set up for the development of cottage industries in rural areas। यानी कि रूरल एरिया जो गांव के साइड होता है ना फ्रेंड्स, रूरल एरियाज़ में हमें क्या करना था, कॉटेज यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, ये सारे बोर्ड को टाइम टू टाइम बनाए गए हैं ना। अपने आप में एक प्रोग्राम था, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना। अब है ना फ्रेंड्स, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जिसको हम MG नरेगा बोलते हैं ना 2006, एंड सो ऑन हैव बीन लॉन्च फॉर द राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यानी कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना फ्रेंड्स, उसको सरकार को क्या करना था, बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किए ना। ये भी अपने आप में क्या था, हमें इम्प्लीमेंट करना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। अब हमारा जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है ना फ्रेंड्स, ये भी बहुत, ये जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आते हैं, वहाँ पे हम अच्छे डिस्कस करेंगे। फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 हैव बीन एनेक्टेड टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे जो जंगली जानवर होते हैं ना, और अपने आप में फॉरेस्ट को, यानी कि हमारे जंगल को है ना, हमें मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को बचाने के लिए एक्ट पास हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। फर्दर अब क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमारे फ्रेश वाटर्स यानी कि पानी को लेके, हमारे हवा को लेके नहीं, एयर को लेके एक्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए, ताकि हमारे जो नदी नालों में है ना फ्रेंड्स, हमारे एयर पोल्यूशन को, इन चीज़ को रोकने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए। अब इसको क्या करना था ना फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो वातावरण है ना, इन्वायरमेंट, उसको बचाने के लिए हमें सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में पास हुआ, एम्स एट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना 1988 में, एम क्या था, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए ना। तो ये भी एक अपने आप में क्या है फ्रेंड्स, प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस चीज़ को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। अब हमारा एग्रीकल्चर जो है ना फ्रेंड्स, इकोनॉमी का बैकबोन है ना, इसको क्या करना था, हमें मॉडर्नाइज करना था। इम्प्रूव एग्रीकल्चर इनपुट्स, जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं ना, जैसे कि आपके खाद हुआ, आपके मशीन्स हुए, इसको हमें क्या करना था, इम्प्रूव करना था। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना था। वेरियस स्टेप्स को उठाए गए, किस लिए, ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स के थ्रू, इन चीज़ों को हमें क्या करना था, मॉडर्नाइज करना था ना एग्रीकल्चर को। अब 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बनाई गई है ना।
जैसे विलेज लेवल पे, तालुका एंड ज़िला लेवल्स पे। ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, गांधी जी इज ड्रीम ऑफ एवरी विलेज बीइंग ए रिपब्लिक, यानी कि गांधी जी, हमारे जो महात्मा गांधी जी का जो ड्रीम था ना फ्रेंड्स, उसको फुलफिल करने के जो हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स में अच्छे से डिस्कस किया ना, इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को बनाया है ना। उसको कब बनाया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, हम अब अलग से एक चैप्टर है, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। किस चीज़ के लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि डेमोक्रेसी जो है ना फ्रेंड्स, उसको ग्रास रूट लेवल से बढ़ाने के लिए इसको क्या की गई? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दी गई है ना, जो हमारे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को। तो ये हुआ फ्रेंड्स एक प्रोग्राम। सीट्स रिजर्व रखा किसके लिए? हमारे एससीज के भाइयों के लिए, एसटीज़ के भाइयों के लिए, एंड अदर वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े जो सरकारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है ना फ्रेंड्स, उसमें, गवर्नमेंट सर्विसेज में, जॉब्स में भी है ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ में भी। अनटचेबिलिटी एक्ट पास हुआ 1955 में, जिसको रीनेम किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन 1976 में है ना, उसको रीनेम की गई अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955 को। एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1988 को पास हुआ, हैव बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द एससीज एंड एसटीज़ के जो सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन होता है ना फ्रेंड्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लॉ पास हुआ? सोशल कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989 है ना। अब 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 पास होता है फ्रेंड्स, किस चीज़ के लिए? एक्स्टेब्लिश करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये कब हुआ? 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 है ना। उसके बाद क्या होते हैं? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में इस चीज़ को, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को बाइफरकेट किया है ना, अलग अलग बॉडीज़ बनाए, 2 सेपरेट बॉडीज़ बनाई, नेमली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये भी एक अपने आप में एक प्रोग्राम था, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को है ना। वेरियस नेशनल लेवल कमीशंस हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे नेशनल लेवल पे कमीशंस बनाए फ्रेंड्स, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए? सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किन के? वीकर सेक्शन जो हमारे समाज में है ना, जो समाज में वीकर सेक्शन जो होता है ना फ्रेंड्स, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 1993, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 है ना। इस तरह से बहुत सारे कमीशंस बनाए गए फ्रेंड्स। जैसे 102 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2018 में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑल्सो एनलार्ज्ड इट्स फंक्शन, यानी कि इनके फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, यानी किसके फंक्शन को? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को है ना, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई। कब? 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में है ना। तो ये भी अपने आप में एक प्रोग्राम था ना फ्रेंड्स। अब 2019 में क्या होते हैं? जो 12th बी जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत के, आप वो वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन रखा किन के लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना। किस चीज़ को? एडमिशन को, इनके एडमिशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सिविल पोस्ट जो सरकारी नौकरी होता है ना फ्रेंड्स, उसको बढ़ाने के लिए किन को? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना, 10% इनको रिजर्वेशन दे दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ना। द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन, ये जो है ना फ्रेंड्स, इस रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन ले सकते थे? EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं। जो बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं ना फ्रेंड्स, जैसे रिजर्वेशन SCs को है, हमारे STs को है, OBCs को है, इनसे भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, जो इस स्कीम में नहीं आता है। जैसे बहुत सारे स्कीम्स हमारे STs के लिए हैं, SCs के लिए हैं, OBCs के लिए हैं। अब सरकार ने क्या बनाया? 2019 में 10% रिजर्वेशन किसके लिए रखा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनके इनकम कम होते हैं ना। अब मेन क्या था ना फ्रेंड्स? इनकम इक्वालिटीज़ बनाना था, या इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करना था है ना। इस रिजर्वेशन को रखा फ्रेंड्स 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है ना। तो ये आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं ना फ्रेंड्स। ये भी किताब ने अपने आप में एक प्रोग्राम फ्रेंड्स। अब पॉइंट नंबर 13 जो है ना, इसमें क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ने क्या बनाया? सेपरेट कर दिया किस चीज़ को? जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, यानी कि जो हमारे स्टेट के अंदर होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या करना था? जुडिशरी एंड
एग्जीक्यूटिव को कर दिया अलग, है ना। किसने? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 ने। अब जो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्रेयर टू दिस सेपरेशन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ लाइक द कलेक्टर, जो आप यूपीएससी के जब आईएएस बनेंगे ना फ्रेंड्स, जब कलेक्टर बनते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर्स जिसको हम है ना सब डिविजनल ऑफिसर्स, जिसको एडीएम एसडीएम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, आपके तहसीलदार हुआ, एंड सो ऑन यूज टू एक्सरसाइज जुडिशल पावर्स अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स। वो क्या करते थे ना फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स भी, जुडिशल पावर भी वो खुद इंजॉय करते थे। अब इस चीज़ को अलग करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया 1973 में, यानी कि जुडिशरी को जो है ना फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव से क्या कर दिया, अलग कर दिया, है ना। आफ्टर सेपरेशन के बाद क्या हुआ, जो जुडिशल पावर जो है ना फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से क्या की गई, उनसे वापस ले ली गई, है ना। इन्वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट, यानी कि उन जो जुडिशल पावर है ना वो किसके हाथ दे दी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के हाथ दे दी, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से क्या किया, सेपरेट किया। किसने? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 ने। हु वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट है ना फ्रेंड्स, वो किसके डायरेक्टली अंडर काम करते हैं, हमारे स्टेट के हाई कोर्ट, जो बहुत सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट हैं उनके अंदर ये काम करते हैं। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना 1973 के, उसने अलग कर दिया हमारे जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट के अंदर, है ना। तो ये आप जान सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, है ना, या आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, बहुत सारे रिमेन्स हैं एक्ट ऑफ, इसमें है ना फ्रेंड्स, और एक्ट पास होते हैं, द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 पास होते हैं। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? बहुत सारे हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस है, बहुत सारे पुराने प्लेसेस होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये किस में रखा, हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ना। तो ये तो फ्रेंड्स आपके पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15 में है ना क्या था, पब्लिक हेल्थ सर्विस, हेल्थ सेंटर्स को डेवलप किया सरकार ने, हॉस्पिटल्स बनाए पूरे देश भर में, किस चीज़ के लिए, पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किया सरकार ने टाइम टू टाइम, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज़ होते हैं ना, जैसे मलेरिया हुआ, टीबी हुआ, लेप्रोसी हुआ, एड्स हुआ, कैंसर हुआ, फिलेरिया हुआ, काला अजहर हुआ, गिनियोवर्म हुआ, योस हुआ, जापानीज एंड इंसिबिलिटीज़ एंड सो ऑन। ये बहुत टाइप्स के है ना फ्रेंड्स डिजीज़ है। इस चीज़ को इरिडिकेट करने के लिए सरकार ने क्या बनाया, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स को डेवलप किया थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में ना। तो ये था फ्रेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, लॉज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड बुलॉक्स हैव बीन एनेक्टेड इन सम स्टेट्स। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे नियम को बनाए फ्रेंड्स, किस चीज़ को रोकने के लिए, स्लॉटर ऑफ काव्स एंड बुलॉक्स को रोकने के लिए ना। तो ये है आपके पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 17 क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे स्टेट्स ने इनिशिएट किया किस चीज़ को, ओल्ड एज पेंशन स्कीम को, जो 65 साल के ऊपर होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या मिलते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम्स है ना। बहुत सारे राज्यों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को है ना फ्रेंड्स प्रमोट करने के लिए हमने क्या बनाया, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, यानी इंडिया चाइना में जो पंचशील जो 5 प्रिंसिपल्स है ना फ्रेंड्स, वो हम बाद की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी हम अच्छे से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस चीज़ को पॉलिसीज़ को प्रमोट किया, किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि दुनिया भर में अमन और शांति बनाए कायम रखने के लिए ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सारे है ना फ्रेंड्स स्टेप्स तो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने तो उठाई गई ना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैड नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली, फिर भी है ना फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को है ना हम फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों? ड्यू टू सिवरल रीजन लाइक इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्स, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, है ना। अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारा फेवरेबल नहीं होने की वजह से, पॉपुलेशन बहुत, हमारे आबादी जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस है ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, उसकी वजह से। तो हमने पूरी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इन सारे रीजंस की वजह से ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई होप आपने अच्छे से, ये है ना फ्रेंड्स, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब मेंस के पेपर में ना आप ऐसे बीच में अच्छे से लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, है ना। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट नंबर 4, यानी पार्ट नंबर 4 में हमें क्या आते हैं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको लेके जो हमारे पार्ट 4 से बाहर और भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स है ना फ्रेंड्स, क्या क्या है वो हम अच्छे से देखेंगे एक एक पॉइंट को, है ना।
अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के और पार्ट्स में हमारे कुछ डायरेक्टिव्स हैं। पहला क्या है, क्लेम्स ऑफ एसटीज एंड एससीज टू सर्विस। अब इस पॉइंट को अच्छे से एक बार पढ़िए। द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंट विद द मेंटेनेंस of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of union or a state। आर्टिकल नंबर 335 इन पार्ट नंबर 16 है ना, पार्ट 16 आर्टिकल नंबर 335। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि जो हमारे एसटीज और एससी जो होता है ना फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, उनके अपॉइंटमेंट को लेके सरकारी जो मुलाजिम होते हैं, जॉब्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके अपॉइंटमेंट्स को लेके क्या करना है, एसटीज और एससीज के ना सरकार को उनके कंसिडर करना है। उनके मेंटेनेंस और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, उसमें भी सरकार को क्या करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है। तो सरकार को क्या इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। अब इसमें सरकार को क्या करना है, जो हमारे मेंबर्स ऑफ एसटीज एंड एससीज होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको हमेशा कंसिडर करना है, साथ साथ में उनकी एफिशिएंसीज को बढ़ाना है, मेंटेनेंस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छे से चलाना है ना। तो ये अपने आप में एक डायरेक्टिव्स हैं जो आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 335 पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये है। और एक डायरेक्टिव्स जो पार्ट नंबर 4 से बाहर है ना फ्रेंड्स, यानी कि पार्ट किस में है, ये 16 में आर्टिकल 335 में। उसके बाद और एक डायरेक्टिव्स है ना फ्रेंड्स, ये है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग्स, यानी इट शैल बी इंडोवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups। यानी कि जो linguistic minority groups है ना फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, चाहे वो स्टेट हो किसी राज्य के अंदर, उस राज्य के अंदर जो लोकल अथॉरिटी होता है ना फ्रेंड्स, उनको क्या करना है, देना है एडिक्वेट फैसिलिटीज़। किस चीज़ के लिए, मदर टंग में है ना, प्राइमरी जो स्टेज एजुकेशन होता है ना, उसको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए किस चीज़ को बढ़ावा दिया, हमारे मदर टंग को, यानी कि जो लोकल जो लैंग्वेज होता है ना फ्रेंड्स, उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया कि भाई हमारे जो मदर टंग है ना फ्रेंड्स, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया। किस चीज़ को, प्राइमरी स्टेज जो एजुकेशन होता है ना फ्रेंड्स, प्राइमरी स्टेज, उसको बढ़ावा देने के लिए ये रखा हमारे आर्टिकल नंबर 350A पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 350A पार्ट नंबर 17। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, किस लेवल पे, बट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है ना, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों के लिए। तो ये है फ्रेंड्स अपने आप में और एक डायरेक्टिव्स। उसके बाद है फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन और टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। क्यों, जो हमारे जो मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो किस ज़बान को बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज को। इस चीज़ को हमें हमारे सरकार यानी कि यूनियन जो है ना, यूनियन यानी केंद्र सरकार प्रमोट करना है, बढ़ाने के लिए हिंदी लैंग्वेज को, एंड टू डेवलप इट्स सो दैट इट मे बी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। किस चीज़ को के लिए, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेस करने का जो मीडियम है ना फ्रेंड्स, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए सरकार ने डेवलप किया, बढ़ाना था हमारे किस लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा इतना बड़ा कंपोजिट कल्चर है ना फ्रेंड्स, उसको बढ़ाने के लिए हमारे सरकारों ने, हमारे केंद्र सरकार ने क्या किया, सेपरेट किया कि इस लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को ना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 351 पार्ट नंबर 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो हमने ऊपर जो कुछ डायरेक्टिव डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, ये भी क्या है अपने आप में नॉन जस्टिसेबल। अगर इसी का कुछ इन डायरेक्टिव्स का कोई वायलेट हो रहा है ना, तो हम कोर्ट की मदद नहीं मांग सकते हैं। हाउएवर दे आर आल्सो गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन बाय द जुडिशरी ऑन ग्राउंड दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड टुगेदर। यानी कि हमारे फिर भी है ना फ्रेंड्स, हमारे जो जुडिशरी है ना, उनको क्या करना है, इन चीज़ों को भी क्या देना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, तब जाके देश तो तरक्की करेंगे ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो दो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो ना अपने हिसाब से। इसके बाद आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद है आपके नेक्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।